क्विज संख्या 1। फरवरी 2025 में भारत और श्रीलंका के बीच हुए समझौते के तहत कितने श्रीलंकाई सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा? A. 1000, B. 1200, C. 1500, D. 2000। उत्तर C. 1500। विस्तृत उत्तर: भारत और श्रीलंका ने द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए प्रशासनिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इस समझौते के तहत अगले 5 वर्षों में भारत राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG के माध्यम से श्रीलंका के 1500 सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। इस समझौते के तहत राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG और श्रीलंका के विकास प्रशासन संस्थान SLIDA ने संयुक्त रूप से कार्यान्वयन के तौर तरीकों को अंतिम रूप दिया है। इसके लिए NCGG के महानिदेशक सुरेंद्र कुमार बागड़े के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने श्रीलंका का दौरा किया। प्रशिक्षण का उद्देश्य एक श्रीलंकाई अधिकारियों को ई-गवर्नेंस, डिजिटलीकरण, नीतिगत सुधार, लोक प्रशासन और जन कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष प्रशिक्षण देना। 2. सुशासन के भारतीय अनुभवों को साझा करना ताकि श्रीलंका अपने प्रशासनिक ढांचे को और प्रभावी बना सके। 3. दोनों देशों के बीच सामरिक और प्रशासनिक सहयोग को मजबूत करना। ये पहल भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत मैत्रीपूर्ण संबंधों को और गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्विज़अप लर्न और लर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स व क्विज अपडेट्स प्राप्त करें। कृपया साथ में बने रहें। अगले क्विज के लिए आगे बढ़ते हैं। क्विज संख्या 2। इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस EPL लॉन्च करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? A. अमेरिका, B. ब्रिटेन, C. भारत, D. जापान। उत्तर C. भारत। विस्तृत उत्तर: भारत ने इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस EPL लॉन्च कर पायलटों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को डिजिटल और आसान बना दिया है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में इस सुविधा का शुभारंभ किया। इस नई प्रणाली से पायलटों को अपने लाइसेंस प्राप्त करने और नवीनीकरण की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी। EPL की विशेषताएं: डिजिटल लाइसेंसिंग: पायलटों को भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी। तेजी से नवीनीकरण: पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी, जिससे समय की बचत होगी। ग्लोबल मान्यता: डिजिटल प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पायलटों की मान्यता को और मजबूत करेगी। भारत बना दुनिया का दूसरा देश। भारत EPL लागू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। चीन पहला देश था जिसने इस प्रणाली को अपनाया। इस कदम से भारत का नागर विमानन क्षेत्र अधिक पारदर्शी और कुशल होगा। कृपया साथ में बने रहें। अगले क्विज के लिए आगे बढ़ते हैं। क्विज संख्या 3। फरवरी 2025 में भारत सरकार ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए कितने सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो खरीदने का अनुबंध किया? A. 100, B. 149, C. 200, D. 250। उत्तर B. 149। विस्तृत उत्तर: भारत सरकार ने भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड ICG की संचार क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 149 सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो SDR खरीदने का निर्णय लिया है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के साथ 1220.12 करोड़ रुपए का अनुबंध किया। सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो SDR की विशेषताएं हाई स्पीड डेटा और सुरक्षित वॉइस संचार की सुविधा प्रदान करता है। तटरक्षक बल की समुद्री निगरानी और सुरक्षा अभियानों को अधिक प्रभावी बनाएगा। अत्याधुनिक तकनीक से लैस SDR रियल टाइम कम्युनिकेशन और मिशन क्रिटिकल ऑपरेशंस में मदद करेगा। भारतीय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने का एक और बड़ा कदम। इस सौदे का महत्व भारतीय तटरक्षक बल की समुद्री संचार प्रणाली को अधिक आधुनिक और सुरक्षित बनाया जाएगा। SDR सिस्टम से बेहतर सामरिक समन्वय और तेजी से निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। यह कदम भारत की समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक क्षमताओं को और सशक्त करेगा। क्विज़अप लर्न और लर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स व क्विज अपडेट्स प्राप्त करें। कृपया साथ में बने रहें। अगले क्विज के लिए आगे बढ़ते हैं। क्विज संख्या 4। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाई BP, डायबिटीज और कैंसर जांच का विशेष अभियान कब तक चलाने की घोषणा की?
ए 10 फरवरी 20 मार्च, बी 20 फरवरी 31 मार्च, सी 1 मार्च 30 अप्रैल, डी 5 जनवरी 15 फरवरी। उत्तर बी 20 फरवरी 31 मार्च। विस्तृत उत्तर, देश में हाई ब्लड प्रेशर, बीपी, डायबिटीज और कैंसर जैसी गंभीर गैर संक्रामक बीमारियों एनसीडीएस के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने 20 फरवरी से 31 मार्च 2025 तक एक विशेष जांच अभियान चलाने की घोषणा की है। अभियान की मुख्य बातें: 30 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वयस्कों की मुफ्त जांच की जाएगी। मुख्य रूप से हाइपरटेंशन, बीपी, डायबिटीज, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की जांच पर फोकस किया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पीएचसी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सीएचसी, सरकारी अस्पतालों और मोबाइल हेल्थ यूनिट्स के माध्यम से जांच की जाएगी। रोगों का समय पर पता लगाकर उचित उपचार सुनिश्चित करना अभियान का मुख्य उद्देश्य है। अभियान का महत्व: भारत में गैर संक्रामक रोग एनसीडीएस तेजी से बढ़ रहे हैं और ये गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बन चुके हैं। समय पर जांच से इन बीमारियों को प्रारंभिक चरण में ही रोका और प्रबंधित किया जा सकता है। यह अभियान सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत योजना को भी मजबूत करेगा। क्विज अप लर्न और लर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स व क्विज अपडेट्स प्राप्त करें। कृपया साथ में बने रहें। अगले क्विज के लिए आगे बढ़ते हैं। क्विज संख्या 5। जी20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 किस देश में आयोजित की गई? ए भारत, बी ब्राजील, सी दक्षिण अफ्रीका, डी चीन। उत्तर सी दक्षिण अफ्रीका। विस्तृत उत्तर, दक्षिण अफ्रीका ने 20 और 21 फरवरी 2025 को जोहान्सबर्ग के नैस्रेक एक्सपो सेंटर में जी20 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। बैठक की मुख्य बातें थीम: दक्षिण अफ्रीका की जी20 अध्यक्षता का विषय था सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी। उद्घाटन: राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने बैठक का उद्घाटन किया और वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग और समावेशिता पर जोर दिया। प्राथमिकताएं: दक्षिण अफ्रीका ने अपनी अध्यक्षता के दौरान 3 मुख्य प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया: समावेशी आर्थिक विकास, औद्योगिकरण, रोजगार और असमानता में कमी, खाद्य सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा गवर्नेंस और सतत विकास के लिए नवाचार। उपस्थिति: भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों ने बैठक में भाग लिया। चर्चा के विषय: बैठक में वर्तमान वैश्विक भू राजनीतिक गतिशीलता, सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। यह बैठक अफ्रीकी महाद्वीप पर आयोजित पहली जी20 विदेश मंत्रियों की बैठक थी, जो वैश्विक मामलों में अफ्रीका की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। क्विज अप लर्न और लर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स व क्विज अपडेट्स प्राप्त करें। कृपया साथ में बने रहें। अगले क्विज के लिए आगे बढ़ते हैं। क्विज संख्या 6। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? ए जनवरी 2026, बी मार्च 2027, सी दिसंबर 2025, डी अप्रैल 2028। उत्तर बी मार्च 2027। विस्तृत उत्तर, भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सीईए डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन के कार्यकाल को 2 वर्ष बढ़ाकर मार्च 2027 तक कर दिया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार यह विस्तार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन के बारे में मुख्य बिंदु: नियुक्ति जनवरी 2022 में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्ति। शैक्षणिक पृष्ठभूमि: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद से MBA और यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स अमेरिका से वित्त में PhD। पूर्व अनुभव: क्रेडिट स्विस, जूलियस बेयर और UBS जैसी प्रतिष्ठित वित्तीय संस्थानों में कार्य किया। प्रकाशन: द इकोनॉमिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स और द राइज ऑफ फाइनेंस, कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज एंड क्योर जैसी पुस्तकों के सहलेखक। मुख्य आर्थिक सलाहकार की भूमिका: सरकार को आर्थिक नीतियों पर सलाह देना, वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करना जो केंद्रीय बजट से पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है, भारतीय आर्थिक सेवा के कैडर नियंत्रण प्राधिकरण के रूप में कार्य करना। डॉक्टर नागेश्वरन का कार्यकाल विस्तार ऐसे समय में हुआ है जब भारतीय अर्थव्यवस्था विभिन्न चुनौतियों और अवसरों का सामना कर रही है।
उनका अनुभव और विशेषज्ञता सरकार की आर्थिक नीतियों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। क्विज़अप लर्न और लर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स व क्विज अपडेट्स प्राप्त करें। कृपया साथ में बने रहें। अगले क्विज के लिए आगे बढ़ते हैं। क्विज संख्या 7। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया। ए. प्रवासी भारतीय दिवस। बी. सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव। सी. G20 समिट। डी. वैश्विक निवेशक सम्मेलन। उत्तर बी. सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव। विस्तृत उत्तर। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने 21 फरवरी 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया। यह कॉन्क्लेव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित किया गया था। सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के मुख्य बिंदु, उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों जैसे राजनीति, खेल, कला, मीडिया, आध्यात्म, सार्वजनिक नीति, व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र के नेताओं को एक मंच पर लाना, ताकि वे अपनी प्रेरणादायक जीवन यात्राओं और नेतृत्व से जुड़े पहलुओं पर चर्चा कर सकें। भूटान के प्रधानमंत्री का संबोधन। शेरिंग तोब्गे ने अपने संबोधन में सोल लीडरशिप स्कूल को प्रधानमंत्री मोदी की उत्कृष्ट सोच का परिणाम बताया और इसे प्रामाणिक नेताओं को विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना। प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्य। उन्होंने कहा कि भारत को ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो वैश्विक दृष्टिकोण के साथ स्थानीय मूल्यों को समझते हों और समाज की भलाई के लिए कार्य करें। सोल लीडरशिप स्कूल (SOUL) के बारे में। यह गुजरात में स्थापित एक आगामी नेतृत्व संस्थान है जिसका उद्देश्य प्रामाणिक नेताओं को विकसित करना और सार्वजनिक भलाई के लिए उन्हें सक्षम बनाना है। इसका लक्ष्य भारत में राजनीतिक नेतृत्व के परिदृश्य को व्यापक बनाना है, जिसमें योग्यता, प्रतिबद्धता और सार्वजनिक सेवा के प्रति जुनून रखने वाले लोग शामिल हों। क्विज़अप लर्न और लर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स व क्विज अपडेट्स प्राप्त करें। कृपया साथ में बने रहें। अगले क्विज के लिए आगे बढ़ते हैं। क्विज संख्या 8। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया जाएगा? ए. बीजिंग, चीन। बी. मॉस्को, रूस। सी. रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। डी. नई दिल्ली, भारत। उत्तर सी. रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। विस्तृत उत्तर। ब्राजील सरकार ने घोषणा की है कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 6 और 7 जुलाई 2025 को रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया जाएगा। ब्राजील ने 1 जनवरी 2025 से ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है और इस अवधि में वैश्विक शासन सुधार और वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। ब्रिक्स समूह के बारे में सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, मिस्र, इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात और हाल ही में शामिल हुआ इंडोनेशिया। उद्देश्य विकासशील देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना। ये शिखर सम्मेलन ब्रिक्स देशों के नेताओं को वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने और आपसी सहयोग को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगा। क्विज़अप लर्न और लर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स व क्विज अपडेट्स प्राप्त करें। कृपया साथ में बने रहें। अगले क्विज के लिए आगे बढ़ते हैं। क्विज संख्या 9। बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन रहा? ए. चीन। बी. जापान। सी. इंडोनेशिया। डी. थाईलैंड। उत्तर सी. इंडोनेशिया। विस्तृत उत्तर। बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 11 से 16 फरवरी 2025 तक किंगदाओ, चीन में हुआ। इस टूर्नामेंट में इंडोनेशिया ने फाइनल में चीन को 3-1 से हराकर अपना पहला खिताब जीता। फाइनल मुकाबले का विवरण। मिक्स्ड डबल्स। इंडोनेशिया की जोड़ी रिनोव रिवाल्डी और सिति फादिया सिल्वा रामाधंती ने चीन की गाओ जियाशुआन और वू मैंगिंग को 21-11, 21-13 से हराया। मेन सिंगल्स। चीन के खिलाड़ी ने जीत हासिल की, जिससे स्कोर 1-1 हो गया।
विमेन सिंगल्स, इंडोनेशिया की पुत्री कुसुमा वारदानी ने चीन की चेन युफेई को हराकर इंडोनेशिया को 2-1 की बढ़त दिलाई। मेंस डबल्स, इंडोनेशिया की जोड़ी मोहम्मद शोहेबुल फिक्री और डेनियल मार्थिन ने निर्णायक मैच में जीत दर्ज कर इंडोनेशिया को चैंपियन बना दिया। ये जीत इंडोनेशिया के लिए ऐतिहासिक थी, क्योंकि उन्होंने पहली बार ये खिताब जीता और चीन की लगातार जीत की श्रृंखला को तोड़ा। क्विज अप लर्न और लर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स व क्विज अपडेट्स प्राप्त करें। कृपया साथ में बने रहें। अगले क्विज के लिए आगे बढ़ते हैं। क्विज संख्या 10। फरवरी 2025 में स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. जरीन दारूवाला, बी. प्रभदेव सिंह, सी. उदय कोटक, डी. दीपक पारेख। उत्तर बी. प्रभदेव सिंह। विस्तृत उत्तर, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने प्रभदेव सिंह पीडी सिंह को अपने भारत और दक्षिण एशिया संचालन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी है। वो जरीन दारूवाला का स्थान लेंगे, जो 31 मार्च 2025 को सेवानिवृत्त हो गई हैं। प्रभदेव सिंह का पेशेवर सफर। जेपी मॉर्गन इंडिया के सीईओ प्रभदेव सिंह ने जेपी मॉर्गन चेस बैंक इंडिया के सीईओ के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने बैंक के कॉर्पोरेट बैंकिंग फ्रेंचाइज को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एचएसबीसी में वरिष्ठ पद। जेपी मॉर्गन से पहले उन्होंने एचएसबीसी में 1 दशक से अधिक समय तक कॉर्पोरेट और कमर्शियल बैंकिंग में नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभाई। शैक्षणिक पृष्ठभूमि। वो एक डबल MBA डिग्री धारक हैं और इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में उनकी भूमिका। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के आसियान और दक्षिण एशिया के सीईओ सुनील कौशल ने कहा, भारत स्टैंडर्ड चार्टर्ड के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है और देश की विकास गाथा के साथ हमारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। पीडी सिंह का गहन अनुभव और बाजार की समझ, मजबूत ग्राहक और हितधारक संबंधों के साथ हमारे नेतृत्व दल के लिए एक मूल्यवान योगदान होगा, क्योंकि हम अपनी क्रॉस बॉर्डर और वेल्थ रणनीति को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। बैंक की भारत में उपस्थिति। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भारत में 160 से अधिक वर्षों से संचालित हो रहा है और देश में इसकी 42 शहरों में 100 शाखाएं हैं। क्विज अप लर्न और लर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स व क्विज अपडेट्स प्राप्त करें। साथियों, आज हमने जीके 2025 के उन चुनिंदा प्रश्नों पर गहन चर्चा की जो न केवल आपकी ज्ञान वृद्धि में सहायक होंगे, बल्कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपकी सफलता सुनिश्चित करेंगे। यदि आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल क्विज अप लर्न एंड लर्न को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नियमित रूप से उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक वीडियो मिलते रहें। आपके किसी भी प्रश्न या सुझाव का हम स्वागत करते हैं। कृपया उन्हें कमेंट सेक्शन में साझा करें। हम जल्द ही नए और अधिक चुनौतीपूर्ण क्विज के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।